हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तो देखिए, सीईटी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी आ गई हैं कि यार सिलेबस क्या रखने वाले हैं और किस किस तरीके से चीज़ें अभी आगे चलने वाली हैं। हम क्या करें, हम एसएससी के एस्पायरेंट थे, क्या अब हमें बैंकिंग और रेलवे का भी सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा। अगर हम पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो पीवाईक्यूज़ हम कौन सा सोर्स यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हम अपने सेशन में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और एक मॉडरेट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ, हम सारी चीज़ों को सम अप करके आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनका आपको एक जेन्युइन आंसर मैं दे पाऊँ। तो चारों सब्जेक्ट को हम इसमें रिलेट करेंगे और एक्चुअली में जो है आपका सीईटी एग्ज़ाम का पैटर्न आया है जिसमें ये 3 ऑर्गेनाइजेशन का जो टियर 1 जो कि एक आप प्रीलिम्स भी बोलते हैं, जिसमें कि बैंकिंग में वो एज ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यूज़ होता था, उसका मार्क्स आगे नहीं जुड़ता था, लेकिन एसएससी में वो जुड़ता था। अब वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो सभी चीज़ें आपके अंदर डाउट में भी हैं और अभी प्रैक्टिस के टाइम पर थोड़ा सा अभी आ गया है, क्योंकि जो आपका सीईटी यानी कि जो इसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि एनआरए इसके लिए गठित किया गया है, उन्होंने ये कहा है कि यार जो भी 2021 मार्च से हम कोशिश करेंगे इसे इम्प्लीमेंट करने की। अब ऑब्वियसली जो 2020 वाला आपका एसएससी का नोटिफिकेशन था, उसका भी जो एग्ज़ाम है वो भी ये सोचा जा रहा है कि वो 2021 मार्च के करीब ही उसकी होने की जो पॉसिबिलिटी थी। अब क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये हमारा सीईटी के अंदर आएगा। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी डाउट्स और सब्जेक्टिव भी हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या हमारे सिलेबस में पैटर्न पर चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, तो इन सभी चीज़ों को हम अपनी इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा सिलेबस का। तो देखिए, 3 अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी थी जिनको अभी एक यूनिफाइड आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेने के लिए आपकी ये एजेंसी बनाई गई है और ये आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। क्या इसमें सिलेबस की आशंका है? सबसे पहला पॉइंट हमारा फोकस का जो रहेगा वो यही रहेगा। देखिए, बैंकिंग प्रीलिम्स की मैं बात करता हूँ, 3 आपके सेक्शंस होते थे, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। वहाँ पर जीएस का बिल्कुल भी रोल नहीं होता था आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। और अगर आपका ये सीईटी एग्ज़ाम होता है तो क्या इसमें जीएस देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पॉसिबिलिटी लगती है। देखिए, इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये 3 जो नोडल एजेंसी थी जो कि अलग अलग अपने एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के कराने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस निकालते थे, अलग अलग चीज़ें होती थी। नुकसान और सही वो अब हमारे हाथ में नहीं, आई थिंक वो अभी हो चुका है और अभी ये सब करने वाला है। तो वाई नॉट अडॉप्ट दिस थिंग। क्यों अपना टाइम अभी ज़्यादा इधर उधर की बातों में लगाना कि यार हम करें नहीं करें, ये सब चीज़ें भी छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से। ये सभी चीज़ें बाद में देख लेंगे, बट अभी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि तैयारी क्या करें, सिलेबस क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस होगा मेरे ख्याल से वो एक कॉमन, जो तीनों की एजेंसी के आपके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि भाई हम अपनी बैंकिंग के एग्ज़ाम में ये एबिलिटीज़ चेक करते थे। रेलवेज़ वाले जो हैं वो कहेंगे कि यार हम ये एबिलिटीज़ स्टूडेंट्स की चेक करना चाहते थे, और एसएससी वाले कहेंगे कि भाई हमारा ये पैटर्न था, हम ये चीज़ें अपने स्टूडेंट्स की चेक करना चाहते थे। देखिए, वैसे इसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग ही होता था पहले भी सारी चीज़ें, बट फ़र्क पड़ेगा इसमें थोड़ा सा एसएससी और रेलवे में, क्योंकि वो मार्क्स कहीं ना कहीं फ़र्क डालते थे आपके मेंस पर, आपकी फाइनल मेरिट पर। बट अगर मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं सिलेबस पर फोकस रहता हूँ, वो सभी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में जो तीनों ही आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, वो एक कोशिश करेंगे कि यार एक कॉमन सिलेबस हम निकालने की कोशिश करें। अब देखिए, कॉमन क्या हो सकता है। रेलवे में भी आपके चारों सेक्शंस होते थे, जिसमें आपका जीए और जीए के अंदर आपका करंट और जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ में रिलेटेड आपके जो भी बाकी की चीज़ें होती थी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड साइंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें भी आती थी। उसमें आपकी रीजनिंग भी आती थी, बस रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा छोटा था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका उतना वहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता था। छोटे मोटे क्वेश्चंस लाइक अर्थमेटिक की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती थी, या फिर एडवांस का भी एक आधा क्वेश्चंस मिल जाता था। लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बैंकिंग में देखिए, क्वांट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्वांट में क्या है, वहाँ पर अर्थमेटिक सेक्शन पूरी की तरीके से भरा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन अगर आपका भरा हुआ होता था तो वो सभी चीज़ें आपको एसएससी में देखने के लिए नहीं मिलती थी। और इसके साथ साथ और भी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे ख्याल से, आई थिंक वो रीजनिंग का पार्ट है, आई डोंट नो एक्चुअली अ बिट अबाउट बैंकिंग पार्ट। बट मुझे जितना लगता है ये जो सिलेबस होगा वो यूनिफाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने एसएससी में देखा है कि एडवांस मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा खासा रोल रखता है, उसके जो तरीके के क्वेश्चंस आते थे, जो लेवल होता था, जो अभी बढ़ने भी लग गया था, कैलकुलेटिव चीज़ें होने लग गई थी, तो वो कोशिश करेंगे कि कहीं रेलवे और बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम साबित ना हो। सेम चीज़ वो कोशिश करेंगे, जैसे कि रीजनिंग बैंकिंग का काफ़ी अच्छे लेवल का आता था। अच्छे लेवल का मतलब
वो जो चीज़ें वहाँ पर आती थी बच्चे सिर्फ उसी पर फोकस करते थे, वो फिर जीएस सेक्शन से एकदम निकल जाते थे और सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों पर लगे रहते थे। अब रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में कोशिश करेंगे भाई थोड़ा लेवल बढ़ाएं, क्योंकि बैंकिंग वाले तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे एक साथ के हमारा बिल्कुल ही लेवल आप डाउन कर दो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे कर दिया। लेकिन पहला आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि पहले एग्ज़ाम में थोड़ा चीज़ें ईजी रखी जाएंगी। तो यहाँ पर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में हम क्या समझें इस चीज़ों से। तो देखिए, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी जो है उसमें जीएस भी इंक्लूड है, और आपका जो ये बैंकिंग एग्ज़ाम है उसमें तो जीएस का कोई लेना देना ही नहीं था। तो आपको थोड़ा सा जीएस की तरफ अभी आना पड़ेगा, जीएस की तरफ आना पड़ेगा। और जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, मैं ये मानता हूँ कि जीएस में आपको बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए कि भाई मैं क्या पढूँ, मैं जीएस के पीवाईक्यूज़ क्यों लगाऊँ, ये आपके अंदर डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें अगर एसएससी और रेलवे इंक्लूडेड है, दैट मीन्स आपका जीए उतना ही रोल प्ले करने वाला है जितना पहले करता था। बट अभी आप थोड़ा ये सोच सकते हैं कि जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आपका बैंकिंग अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा उसका करंट अफेयर्स भी आपको उठाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी होंगी, बैंकिंग मर्जर्स किसके किसके साथ हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें भी अभी आपको करंट अफेयर्स में देखनी पड़ेंगी। लेकिन जीएस में मुझे नहीं लगता कि आपको अपने अंदर कोई भी डाउट रखना चाहिए। आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास जो भी बुक है, मेरे पास करंट पब्लिकेशन है, मेरे पास ल्यूसेंट है, मैं किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने इसका कोर्स परचेज़ किया हुआ है, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो आपको वो करना ही करना है। आप जीएस से नहीं भाग सकते, जीएस आपके लिए बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जीएस में अगर आप एसएससी एस्पायरेंट हैं या आप रेलवे एस्पायरेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बट अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं तो आपको शुरू कर देना चाहिए थोड़ा बहुत कि यार मैं बैंकिंग से मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा कि कैसे हम जीएस की शुरुआत करें, कौन कौन से सोर्सेज हम यूज़ करें, उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो ये हमारा जीएस का क्लियर हो गया कि यार जीएस नहीं बदलने वाला है। जीएस मेरे ख्याल से वही आएगा, मेरे को लगता नहीं कि लेवल पहले भी उतना ऊपर नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की आ जाती थी, मतलब अजीब सी ही आ जाती थी कि केनिया की कोई ट्राइब आपसे पूछ ली, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह मतलब एक आदि आते हैं। बट अदरवाइज जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जीएस का वो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आएंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। एसएससी और रेलवे, आई मीन बैंकिंग या रेलवे, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर मैं बैंकिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ, अपने प्रीलिम्स में पूछते थे मोस्टली अर्थमेटिक का सेक्शन अपना, मेरे ख्याल से अगर 35 क्वेश्चंस लगभग आपके आते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चंस आपके शायद अर्थमेटिक से होते थे। फिर उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसमें डालते थे, डीआई वगैरह डालते थे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा जो कि आपका सीईटी कहलाता है, इसके अंदर आपको एडवांस देखने के लिए मिल सकता है। बट एडवांस जो एसएससी में एक लेवल बना लिया था कि भाई अब नए नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे थे, स्टार्टिंग में आपको वो नहीं मिलेगा। बहुत ही बेसिक एडवांस के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एडवांस के भी आपको कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मिलते थे? 4 मैक्सिमम, 4-5, ठीक है, आप 6 मान लीजिए, ठीक है, 6 ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आ जाते थे एडवांस से, बाकी अर्थमेटिक और आपका डीआई वगैरह रहता था। तो ये चीज़ें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो डिफरेंशिएट करती हैं वो ये है कि बैंकिंग वाले को थोड़ा सा आपका ये एडवांस मैथमेटिक्स का सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स एटलीस्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन एसएससी वालों के लिए अगर मैं कहूँगा कि आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। आप एसएससी की सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में तो आपको बैठना है। मेंस में अगर इन्होंने पैटर्न में चेंज किया, मुझे तो लगता नहीं वैसे ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन मेंस में तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी ना, वही एडवांस, वही अर्थमेटिक, वही डीआई। तो एसएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल इस सीईटी से घबराना ही नहीं है। आपकी जो मैथमेटिक्स की तैयारी है आपको वही करनी है, उससे बिल्कुल भी हट कर नहीं करनी है। एक्स्ट्रा कुछ करना होगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी है कि भाई बैंकिंग में वो पूछ लिया जाता है, एसएससी में वो नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप वो मान सकते हैं कि भाई चलो हम 1-2 क्लास पढ़ लेते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, दुनिया भर की आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिल जाएंगी उससे भी। तो एडवांस का भी एसएससी वालों को मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको अपनी तैयारी मेंस के लिए करनी है, ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आने के बाद आपका इसका प्रीलिम्स का स्कोर आपका मेंस में जुड़ने वाला है, वो भी पता चलेगा धीरे धीरे। लेकिन अगर मैं कॉमन सिलेबस निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्वांट में जो एसएससी वाले हैं उनको मुझे नहीं लगता कोई भी ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन में चेंज लाना चाहिए। लेकिन बैंकिंग वालों को मैं ज़रूर बोलूँगा कि उन्हें एडवांस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, मेंसुरेशन किस तरीके से काम करता है, आपका एल्जेब्रा क्या चीज़ है, पता सभी को होगा, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम में जो ऑब्वियसली एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है, तो आपको आना पड़ेगा उस लेवल पे। अब देखिए आते हैं हम तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। ये जो है ये थोड़ा यहाँ पर डाउटफुल क्रिएट करता है। ये कैसे क्रिएट करता है डाउट्स?
अगर मैं रीजनिंग के बैंकिंग की आपका बात करूँ, बैंकिंग की रीजनिंग की बात करूँ, तो वहाँ पर जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर आपका क्विजेज आते हैं, आपका पजल्स आती हैं और तमाम चीज़ें आती हैं। यू जो भी आप बैंकिंग से तैयारी कर रहे हैं आपको पता है। तो वहाँ पर आपका पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ऐसे कि अगर आप रीजनिंग देखेंगे तो वहाँ पर लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो 50 में से 50 ही लेकर आऊँगा इसमें। तो वो पैटर्न मुझे लगता है कहीं उसको एक बीच स्तर पर लाने की कोशिश करी जाएगी, ताकि एसएससी वाले को भी ये ना लगे कि कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया है, और बैंकिंग वाले को भी ना लगे कि यार ये तो हमारा एकदम इन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। आपको पजल्स थोड़े बहुत मिल सकते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आई थिंक दोनों एग्जाम में कॉमन थे, तो उनका नंबर एक दो बढ़ जाए। एसएससी में भी अभी तक एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते थे, लेकिन कोशिश करी जाएगी कि दोनों ही चीज़ों को एकदम लेवल पे लाने की कोशिश करी जाएगी। तो रीजनिंग में थोड़ा देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मॉडरेट बनाने की कोशिश करी जाएगी कि भाई एसएससी वाले एस्पायरेंट को भी ये ना लगे कि कुछ अजीब ही हो गया हो, और उसके बाद आपका बैंकिंग वाले को भी ना लगे कि यार ये तो सब कुछ ही एकदम चेंज कर दिया इन्होंने। और देखिए हम इसको जितना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत है, बट थोड़ा बहुत चीज़ें देखिए हमें पता होनी चाहिए कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस पर ही बेस होगा अभी भी। बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या क्या मांगेंगे उनसे, उनके जो रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले हैं वो मेंस में उनको टेस्ट करते थे, मेंस में ही उनका सिलेक्शन क्लियर करते थे। मेंस में शायद हो सकता है वही आपका पैटर्न वही सेम रखें, या कुछ चेंज करना चाहें तो करें, लेकिन एक यूनिफाइड सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पर कोशिश होगी। रेलवे वालों का मुझे नहीं लगता ज़्यादा इशू आएगा, क्योंकि वही सेम चीज़ एसएससी से उनकी कहीं ना कहीं रिलेट करती थी, थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे थी, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा उन्हें इश्यूज़ आएंगे अगर वो रेलवे की तैयारी जैसे कर रहे हैं थोड़ा सा एसएससी के पैटर्न पर आने की कोशिश करें। इंग्लिश पर अभी हम आएंगे। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में जो इंग्लिश में जो आपका बैंकिंग सेक्टर में जो आपसे क्वेश्चंस आपके सामने आते थे वो कुछ इस तरीके के आते थे, जहां पर आपकी रीडिंग एबिलिटी को थोड़ा अच्छे से चेक किया जाता था कि भाई इस लड़के का या इस लड़की का जो रीजनिंग एबिलिटी वाला सेक्शन है वो किस तरीके का है, क्या ये अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं चीज़ों को या नहीं कर पाते हैं, एक बड़े अच्छे खासे लेंदी पैसेज को ही समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। एसएससी में अभी तक नहीं था उतना, छोटा मोटा आता था, ट्रिकी आ जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लेंदी नहीं आता था। अभी उसमें भी आप यही मान सकते हैं कि उसको एक मॉडरेट कर दिया जाए, ना छोटा ना बड़ा, एक बीच में रख दिया जाए। वोकैबुलरी का जो सेक्शन है उसमें अभी एसएससी वालों को थोड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि वो तो पड़ेगी ज़रूर। बैंकिंग में यूजुअली इंग्लिश का टेस्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसके लिए अलग अलग हम सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि भाई हम इस तरीके से अपनी इंग्लिश को अभी इस सीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो छोटा मोटा है, जो भी आपका एसएससी का पैटर्न था वो तो आप सही था, जैसे कि एरर डिटेक्शन आ गया, आपका फिलर्स आ गए, ये सभी तो छोटी मोटी चीज़ें कॉमन थी ही जो कि ग्रामर से रिलेट करती थी। बट अभी एक्चुअली में सिलेबस क्या होगा वो पता चलेगा, लेकिन मैं बात करूँगा कि आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी और वोकैबुलरी पर अभी काम करना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनका इंग्लिश पर बहुत अच्छे से फोकस रहता है, वो पूरा कॉम्प्रीहेंशन को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। पैरा जम्बल्स उनके कितने बड़े बड़े आते हैं, और थोड़े अलग तरीके के भी आते हैं, 1 2 3 4 5 करके वाले जो नंबर्स वाले होते हैं वो आते हैं। एसएससी में तो PQRS करके आते हैं, बट कोशिश करी जाएगी उसको यूनिफाई करने की, अगर आपका प्रीलिम्स में आता है छोटा मोटा एक दो क्वेश्चन तो देखिए मैं यही कहूँगा, सिलेबस तीनों जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यही कोशिश करेंगी रिक्रूटमेंट एजेंसी के, यार जो सिलेबस रखा जाए वो तीनों को किसी को इश्यू ना हो। बैंकिंग की तैयारी अगर कोई बच्चा कर रहा था इतने टाइम से तो उसको ज़्यादा इश्यू ना आए, और पेपर का लेवल जो होगा वो मेरे ख्याल से कम ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत टफ रखने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन देखिए हमें अपना बेस्ट ही ट्राई करना है। हमें यही कोशिश करनी है कि मैं अपना स्कोर कैसे अच्छा ला पाऊँ, क्योंकि अगर एक बार आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो 3 साल तक इन तीनों एजेंसी में निकलने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप उस स्कोर के बेस पर आराम से क्लियर करते चले जाएंगे। आपको बार बार नहीं जाने की ज़रूरत, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आप इधर उधर देने जाते थे बार बार ज़रूरत ही नहीं है, आप जाइए मेंस दीजिए सीधा। तो आपको अच्छे से करना है इस प्रीलिम्स, मेरे ख्याल से क्वालिफाइंग ही होगा। सिलेबस मॉडरेट रखने की कोशिश करेंगे, एक कंबाइंड एक आपका यूनिफाइड सिलेबस निकाला जाएगा। तो यही मेरे ख्याल से सिलेबस वाली चीज़ें हैं, चारों सब्जेक्ट को आपको किस किस तरीके से मिल सकता है। ये हमारा बेसिकली ये सेशन था, और जो भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट आते हैं मुझे मैसेज कीजिए, मैं उन्हें बताने की कोशिश करूँगा कि आपके कैसे डाउट मैं क्लियर करा सकूँ। सब्जेक्टिव स्टडीज़ और कैसे कैसे हम उनमें आगे बढ़ेंगे वो सभी हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।